नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया क्या होती है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में अनुशासनिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत होती है। कुछ मित्रों ने पूछा इसके पहले क्या व्यवस्था थी। वर्ष 1999 से पूर्व राजपत्रित अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था थी और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था थी। दो अलग अलग नियमावलियां थीं। तो राजपत्रित अधिकारियों के लिए थी सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1930 और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए थी पनिशमेंट एंड अपील रूल्स फॉर सबॉर्डिनेट सर्विसेज 1932। अब 1999 के बाद इन दोनों नियमावलियों को समाप्त करके उसके स्थान पर राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए एक ही नियमावली है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999। आइए इसके विभिन्न चरणों के बारे में देखते हैं कि अनुशासनिक कार्यवाही जब की जाती है तो इसके विभिन्न चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अनियमितता का प्रकाश में आना। अनियमितता किसी शिकायत से, किसी निरीक्षण से या ऑडिट से या किसी अन्य प्रकार से प्रकाश में आ सकती है। उसके बाद प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। वास्तव में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है, नाम से लगता है कि इंक्वायरी है। वास्तव में यह एक तथ्यान्वेषी जांच, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, ये होती है, जिसमें जो अनियमितता है उसके बारे में औपचारिक जांच से पहले, जांच तो बाद में होगी, तो औपचारिक जांच से पहले तथ्यों की छानबीन और साक्ष्यों को एकत्र करने का काम किया जाता है। औपचारिक जांच के लिए आरोप पत्र गठन करने के उद्देश्य से सामान्यतः प्रारंभिक जांच किए जाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच कराया जाना अनिवार्य हो ऐसा भी नहीं है। जिन मामलों में अनियमितता प्रकाश में आने के साथ उसके बारे में पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ पर प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो कि फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा उन मामलों में हो सकता है जिनमें ऑडिट या विभागीय निरीक्षण के दौरान ही अनियमितता के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो प्रारंभिक जानकारी की यदि आवश्यकता है तो किन किन माध्यमों से जांच कराई जा सकती है। प्रारंभिक जांच, उसके बारे में देखते हैं। विभागीय अधिकारी स्वयं कर सकते हैं, सतर्कता विभाग से कराई जा सकती है, गुप्तचर विभाग से कराई जा सकती है, विभागों में गठित तकनीकी सेल या टेक्निकल सेल्स कर सकते हैं, या कोई जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती है। अच्छा, उसके बाद जब प्रारंभिक जांच आख्या आ जाती है तो उसका परीक्षण करके यह निर्णय लिया जाता है कि औपचारिक जांच कराई जाए या मामला समाप्त कर दिया जाए। मैंने पहले भी कहा कि प्रारंभिक जांच तो फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है। तो तथ्यों को जब खोजा जाता है, जब तथ्य प्रकाश में आ जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, तब ये निर्णय लिया जाता है कि औपचारिक जांच कराई जाए या ना कराई जाए। गबन, धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक कृत्य का संदेह होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और डीएम साहब को इसकी सूचना दी जाती है, और डीजीसी यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जो डीजीसी क्रिमिनल होते हैं, उनसे परामर्श लेकर आवश्यक आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो जो हमारा फाइनेंशियल हैंडबुक है उसका खंड 5 भाग 1 प्रस्तर 82 और उसके में एक परिशिष्ट भी है 19 खा, वहाँ आप अधिक इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन यदि ऐसा है तो दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में शासकीय धन की क्षति की संपूर्ण वसूली किए जाने हेतु प्रथम चरण में ही सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए
कि संपूर्ण धनराशि की क्षति की वसूली संभव है या नहीं संभव है, इसको पहले सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो फिर तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबिलिटी के रूप में उक्त धनराशि की वसूल करने की, उसकी वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी में, जिसको हमने प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा, उसमें यदि ऐसा लगता है कि औपचारिक जांच कराया जाना उचित है, तो फिर ये निश्चित किया जाता है कि जांच केवल स्पष्टीकरण मांगकर की जाए। इसके बारे में अगले वीडियोस में हम बात करेंगे, जहां पे केवल लघु दंड दिया जा सकता है या फिर विधिवत आरोप पत्र देकर, इसमें कोई भी दंड दिया जा सकता है। इसमें वृहद दंड भी हो सकता है और लघु दंड भी हो सकता है। यदि केवल स्पष्टीकरण मांगना है, अर्थात केवल लघु दंड है, इसकी प्रक्रिया नियम 10 में है, आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो फिर अलग से जांच अधिकारी की नियुक्ति किए बिना सक्षम अधिकारी द्वारा ही अपचारी कर्मचारी से सीधे स्पष्टीकरण मांगकर लघु दंड दिया जा सकता है और लघु दंड देने के लिए जांच की आवश्यकता नहीं होती। यदि दीर्घ दंड देने का औचित्य पाया जाता है, मेजर पनिशमेंट, तो फिर विधिवत आरोप पत्र देकर औपचारिक जांच की जानी चाहिए और इसके लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है। अब इसमें भी कुछ चरण होते हैं। जो दीर्घ दंड की प्रक्रिया है, इसमें डिटेल डिस्कशन आने वाले वीडियोस में हम करेंगे भी, लेकिन संक्षेप में यहाँ देखें कि इसमें क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है और निलंबन यदि आवश्यक पाया जाए, फिर आरोप पत्र का गठन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र का अनुमोदन भी चाहिए, हस्ताक्षर भी चाहिए, और अपचारी कर्मचारी पर आरोप पत्र की तामीली, फिर अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र का लिखित उत्तर या स्पष्टीकरण दिया जाना, और उसके बाद जांच, जिसमें साक्ष्यों को अभिलिखित किया जाना, गवाहों का परीक्षण और प्रति परीक्षण यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, और अपचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना, ये सब शामिल है। उसके बाद जांच अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक को अपने बचाव हेतु अवसर प्रदान किया जाना और व्यक्तिगत सुनवाई, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सुनवाई, जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या तैयार करके नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाना और अभ्यावेदन प्राप्त, अभ्यावेदन मतलब रिप्रेजेंटेशन, तो अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अभ्यावेदन नहीं मिलने पर प्रकरण में विचारोपरांत दंडादेश पारित किया जाना। दंडादेश के अंतर्गत यदि निलंबित अपचारी कार्मिक को कोई दंड देकर अथवा बिना कोई दंड दिए बहाल करने का निर्णय लिया गया हो, तो उसके निलंबन अवधि के वेतन और उसको ड्यूटी पे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसके बारे में कारण बताओ नोटिस दे करके इसमें निर्णय लिया जाना। तो आज यहीं रुकेंगे। मैंने पूरा प्रयास किया कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि मेरे जो नए वीडियोस आएँ आप तक पहुंच जाएं। और मेरे इस वीडियो को विशेष रूप से अधिक शेयर किया जाना मत भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच पाएँ। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द इसी सीरीज़ में, अनुशासनिक कार्रवाई की सीरीज़ में, एक नई वीडियो पर एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।